ओके भाई, एथिक्स का चैप्टर निकालें। पेज नंबर 592। फंडा फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को फॉलो करने को दिल तो चाहता है, लेकिन कुछ खतरात लाहक हो जाते हैं जिनकी वजह से अच्छा भला बंदा फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को क्या कर देता है, वायलेट कर देता है। अम्मी की बात तो मानी जाती है कि स्वीडिश नहीं खानी मेहमानों के आने से पहले, लेकिन एक दो चमचे डाल के खराब कर दी जाती है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को मानने को दिल तो चाहता है, लेकिन दिल कभी कभी कुछ और भी चाहता है, तो उस वजह से खतरा लाहक हो जाता है। वो खतरे इतने भयानक हैं कि वो खतरे फंडामेंटल, भाई छेती पा पैसे जेब जेब, वो खतरे इतने भयानक हैं कि वो खतरे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को पूरा होने से रोक देते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स नॉन मेंटल लोग पढ़ें, मैं और आप। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, एक तो हमने पढ़ा था इंटेग्रिटी, कि स्ट्रेट फॉरवर्ड और ऑनेस्ट होना चाहिए अकाउंटिंग प्रोफेशन में। दूसरा हमने पढ़ा था न्यूट्रल रहना है। न्यूट्रल रहने का ये मतलब है कि आपको अगर बॉस कह दे कि आप इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री ना करो, मैं आपको बोनस दे दूंगा, तो बोनस और सर्फ एक्सल वो वाला नहीं, बोनस से मुराद कोई कमीशन दे दूंगा आपको, तो आपने बॉस की बातों में नहीं आना। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर ये था कि आपने अपने आप को प्रोफेशनली साउंड रखना है, यानी जो लेटेस्ट स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं उनसे आपने अपने आप को अपडेट रखना है, ताकि जिस वर्किंग एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे हों, आजा आगे, इधर आजा, आगे आ जाओ, कुछ नहीं कहते सर ये वाले। तो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। और अगली बात, क्यों लेट क्यों आ रहे हैं आप लोग? अच्छा नहीं बताना, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी ये है कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन आपको पीटीसीएल में जॉब करते हुए मिली है, उस इंफॉर्मेशन को ना आपने अपनी जात के लिए इस्तेमाल करना है, ना बीवी बच्चों के लिए इस्तेमाल करना है, ना और आपने किसी को बताना है। प्रोफेशनल बिहेवियर में दो बातें आती हैं, एक तो आपने कोई ऐसी हरकत नहीं करनी जिससे प्रोफेशन के नाम पर आंच आए, और दूसरा आपने लॉज एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है। इन सारी चीजों को आपने फॉलो करना है। तो ये 5 हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल या डंडामेंटल प्रिंसिपल्स। अच्छा, थ्रेट्स टू फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, पेज 592। मेरे से खुलवा लो सभा, लेट आने वाले। थ्रेट्स टू फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। Compliance with fundamental principles may be threatened. फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को फॉलो करते करते खतरा आ जाता है by a broad range of circumstances and many threats fall into the following categories. ये कैटेगरीज आज पढ़ेंगे हम। अब आपने क्या करना है, the CA shall identify the खतरा जो आपको कंप्लाई करने से रोक रहा है। खतरा टू कंप्लायंस, जो आपको कंप्लाई करने से, आपका तो दिल चाह रहा है, कंप्लायंस ऑफ व्हाट? फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को आपका कंप्लाई करने का तो दिल चाह रहा है, लेकिन आप खतरा आइडेंटिफाई करें, क्या खतरा लाहक है जिसकी वजह से आप उसको वो फंडामेंटल प्रिंसिपल को, मिसाल के तौर पे खतरा आपको मैं ये बताता हूं कि आपका दिल तो चाह रहा है कि आप गलत काम ना करें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, लेकिन बॉस का इतना प्रेशर है कि आप गलत काम कर जाते हैं। तो आपका दिल तो चाह रहा है फंडामेंटल प्रिंसिपल को कंप्लाई करने को,
लेकिन आपने खतरा ये आइडेंटिफाई किया कि बॉस बड़ा बॉसी है। सबसे पहले आप खतरे को आइडेंटिफाई करें कि खतरा क्या है। बॉस का थ्रेट एक खतरा है। फिर इवेल्युएट करें वेदर सच अ थ्रेट इज इट एन एक्सेप्टेबल लेवल, ये एक्सेप्टेबल लेवल तक है, यानी इसकी वजह से कोई मिस स्टेटमेंट, कोई ऐसी चीजें तो नहीं हो रही हैं। अगर हो रही हैं तो फिर वो एक्सेप्टेबल लेवल पे नहीं है, फिर तो वो क्रॉस कर गया लिमिट। यानी हल्की फुल्की कोई जेली उठाने से पता तो नहीं चलेगा किसी को स्वीडिश को हाथ मारा हुआ किसी ने तो। और तीसरी बात, इफ नॉट, और अगर एक्सेप्टेबल लेवल पे नहीं है, इफ थ्रेट नॉट एट, बोलें एक्सेप्टेबल लेवल, अभी बाद में नोट कीजिएगा। इफ थ्रेट नॉट एट, थ्रेट का लफ्ज नॉट से पहले और नॉट के बाद अगला लफ्ज है। इफ थ्रेट नॉट एट एक्सेप्टेबल लेवल देन एड्रेस द थ्रेट, फिर आप खतरे को एड्रेस करें। वो एड्रेस करने के तरीके मैंने आपको बता दिए थे। फिर खतरे को एड्रेस करने के तरीके वो मैंने ये बताए थे आपको कि खतरे को एड्रेस करने के तरीके ये हैं कि आप सबसे पहले अपनी ऑर्गेनाइजेशन में किसी से कंसल्ट कर लें, ये हैं खतरे को एड्रेस करने के तरीके। नहीं तो आप आईकैप से मशवरा कर लें, ऑडिटर से मशवरा कर लें, लॉयर से मशवरा कर लें, किसी रेगुलेटरी बॉडी से मशवरा कर लें, और इन द एंड फिर आप रिज़ाइन कर दें। ये खतरे को एड्रेस करने के तरीके ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं लकीली। तो ये खतरे को एड्रेस कैसे करना है इसकी बात हो रही है। तो 3 स्टेप अप्रोच बताएं। सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना है? खतरा। फिर खतरा देखना है एक्सेप्टेबल लेवल तक है या नहीं। मिसाल के तौर पे जैसे कोरोना है तो वो एक खतरा था, पहले एसेस करें आप अस्पताल में जा रहे हैं खतरा भी है या नहीं। अगर खतरा है तो किस लेवल का है, पता चला पूरे अस्पताल में सिर्फ एक ही मरीज वो है तो आप कहें फिर तो कोई मसला नहीं, मैं तो उस वार्ड में नहीं जाऊंगा, तो एक्सेप्टेबल लेवल तक खतरा है। और अगर आपको लगे कि हर वार्ड के अंदर ही 2-3 मरीज हैं ऐसे, तो फिर आपको एड्रेस करना पड़ेगा सेफ गार्ड लगा के कोई ना कोई। इफ थ्रेट नॉट एट एक्सेप्टेबल लेवल, अगर खतरा एक्सेप्टेबल लेवल से बाहर निकल गया, देन एड्रेस द थ्रेट बाय एलिमिनेटिंग देम और रिड्यूसिंग देम टू एन, या वो खतरा बिल्कुल खत्म करने की कोशिश करें या उसको इतना रिड्यूस कर दें कि वो एक्सेप्टेबल लेवल तक आ जाए। नोट कर लें, अगर कोई बात नोट करनी है तो फिर आगे चलते हैं। बहरहाल ये 2-3 लाइनें तो पता नहीं है वो पूछता नहीं पूछता, असल अब आगे अगले सफ़े से शुरू हो रहे हैं। ओके अगर खतरा बहुत ज्यादा है या एक्सेप्टेबल लेवल पे है? अगर खतरा बहुत ज्यादा है तो सीए मस्ट इंप्लीमेंट सेफगार्ड्स। सेफगार्ड्स हमने पढ़ लिए हैं, फिर आप सेफगार्ड्स लगाएं, डिस्कस करें अपने मैनेजमेंट के साथ, विसल ब्लोइंग पॉलिसीज देखें, आईकैप से डिस्कस करें। ये हमने पेज नंबर 597 पे पढ़ लिए हैं सेफगार्ड्स। यानी मास्क लगाएं, ये करें वो करें, ये मतलब है मस्ट इंप्लीमेंट द सेफगार्ड्स। पेज नंबर 597 पर सेफगार्ड्स लिखे हुए हैं। टू एलिमिनेट, टोटली खतरा खत्म हो जाए या खतरा रिड्यूस हो जाए किसी हद तक। द अकाउंटेंट शैल डू सो बाय एलिमिनेटिंग द सर्कमस्टांसेस दैट आर क्रिएटिंग द थ्रेट, उधर जाना ही कैंसिल कर दें उस वार्ड में, और अप्लाइंग सेफगार्ड्स या फिर मास्क वगैरह लगा लें, और डिक्लाइनिंग और एंडिंग द स्पेसिफिक प्रोफेशनल एक्टिविटी, उस एक्टिविटी से इनकार ही कर दें। सर ये बजट वगैरह बनाना मेरे काम बस का काम नहीं है, बजट बना के लोगों से पैसे मांगना, शेयर होल्डर नए से या बैंक से लोन लेना, ये मेरे बस का काम नहीं है, इस एक्टिविटी को मैं डिक्लाइन कर रहा हूँ। अच्छा जी, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। Ibrahim is a member of ICAP working as a unit accountant.
वर्किंग एज अ यूनिट अकाउंटेंट का मतलब है ये ऑडिटर नहीं है, वहां पे नौकरी कर रहा है। ही इज अ मेंबर ऑफ अ बोनस स्कीम, इसको बोनस मिलना है इस साल, जिसमें स्टाफ रिसीव करेगा बोनस ऑफ 10% ऑफ एनुअल सैलरी। अगर आपकी एनुअल सैलरी 12 लाख है तो आपको 1,20,000 बोनस मिलना है। अगर प्रॉफिट एक लेवल को क्रॉस कर गया, यानी प्रॉफिट अगर 10 मिलियन से ज्यादा आया, मिसाल के तौर पे अगर प्रॉफिट 10 मिलियन से ज्यादा आया तो सारे स्टाफ को बोनस मिलेगा। इब्राहिम वैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे नजर मार रहा है, उसको एक गलती पकड़ लिया उसने कि डेप्रिसिएशन की एंट्री नहीं हुई, मिसाल के तौर पे। इस एरर को अगर करेक्ट करता है वो, तो प्रोविजंस बढ़ जाती हैं। तो प्रोविजंस आमतौर पे वैसे होते हैं कोर्ट केसेस वगैरह, तो ये हम IAS 37 में पढ़ेंगे। प्रोविजंस होती हैं ऐसी लाइबिलिटीज जिनकी टाइमिंग वगैरह अनसर्टन हो, तो इससे प्रोविजंस बढ़ जाएंगी। तो बेसिकली आप अभी प्रोविजंस ना लिखें, आप अभी समझ लें एक्सपेंस बढ़ जाएंगे। तो करेक्शन ऑफ दिस एरर वुड लीड टू इंक्रीज इन एक्सपेंस, लेकिन प्रोविजन का लफ्ज आपको समझ आ जाएगा IAS 37 में। और प्रॉफिट इतना कम हो जाएगा कि वो जो टारगेट था प्रॉफिट का, जिस पर बोनस मिलने थे, यानी कंपनी ने कहा हुआ था ना कि अगर 10 मिलियन तक प्रॉफिट आ गया तो फिर जो है बोले फिर लोगों को बोनस मिल जाएंगे। फिलहाल प्रॉफिट है 11 मिलियन, लेकिन आपने एक एरर पकड़ी है। उस एरर में यह लिखा हुआ है कि 2 मिलियन की डेप्रिसिएशन और रिकॉर्ड करो, तो प्रॉफिट किस पे गिर जाने। अब जब 9 मिलियन से गिरेगा तो थ्रेशोल्ड कितना है, 10 मिलियन। तो इस वजह से आपको बोनस नहीं मिलेगा। अब आप सोच रहे हैं साल के एंड पे कि यार गर्मियां भी आने वाली हैं, जून ईयर एंड है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, गर्मियां आ रही हैं तो घर में AC भी चाहिए। तो ये सारा सोच के अब आप सोच में पड़ गए हैं कि क्या करूं मैं। तो इट मींस कि यू फेस आपकी ज़ात का इंटरेस्ट आ गया इसमें, आपकी ज़ात का इंटरेस्ट आ गया, जिस वजह से शायद आप गलत काम कर जाएं। बहरहाल घर वालों को इब्राहिम ने जाके कहा कि आप लोगों ने कहा था कि मैट्रिक कर लो मसले हल हो जाएंगे, मसले तो अभी शुरू हुए हैं। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, दिस इज अ थ्रेट, दिस इज अ खतरा डेट फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट, फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट। कई दफा फाइनेंशियल इंटरेस्ट होता है, आपको गिफ्ट दे दिया जाता है। कई दफा अदर इंटरेस्ट होता है, आपको स्पेशल ट्रीटमेंट दे दी जाती है। आए आए बैठे बैठे मीटिंग में सबसे आगे, कुछ सफ़र पे जा रहे हैं सबसे आगे, उसमें बिजनेस क्लास में आपको बिठा देंगे। तो कई दफ़ा फाइनेंशियली एम्प्लॉय को लालच देते हैं, कई दफ़ा अदर इंटरेस्ट। अदर इंटरेस्ट कई हो सकते हैं, आपकी पोस्टिंग जो है वो मिसाल के तौर पे फलां शहर से लाहौर के अंदर कर देंगे, या छोटे शहर से कराची के अंदर आपकी पोस्टिंग कर देंगे। तो किसी भी तरीके से आप एम्प्लॉय को लालच दे रहे हैं। दिस इज अ थ्रेट डेट अ फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट विल इनअप्रोप्रिएटली इन्फ्लुएंस अ CA। अब ये खतरा CA को इनअप्रोप्रिएटली इन्फ्लुएंस करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा और अप्रोप्रिएटली नहीं, इनअप्रोप्रिएटली, और वो गलत काम कर जाएगा। वो एंट्री प्रोविजन वाली मिस कर जाएगा, वो कहेगा अब मैंने ये एंट्री नहीं करनी। आपकी जजमेंट या आपकी हरकतें अब बदलनी शुरू हो गई हैं इस वजह से। सच इंटरेस्ट माइट कॉज एन अकाउंटेंट, रेपिटेशन है, वही लाइन दोबारा लिख रहे हैं, सच इंटरेस्ट माइट कॉज एन अकाउंटेंट टू बी रिलक्टेंट टू टेक एक्शंस दैट वुड बी अगेंस्ट देयर ऑन इंटरेस्ट। तो फाइनेंशियल इंटरेस्ट क्या है हमारे सवाल में, बोनस। बोनस माइट कॉज, बोनस might cause Ibra to be reluctant to take action. Take action क्या, पास जर्नल एंट्री ऑफ प्रोविजन, प्रोविजन बेसिकली एक्सपेंस ही होता है। टेक एक्शंस दैट वुड बी अगेंस्ट देयर ऑन इंटरेस्ट, नोट कर लो। तो बोनस की एंट्री करना इब्राहिम को यह लग रहा है कि उसके अपने इंटरेस्ट के खिलाफ होगा। एग्जाम्पल्स पढ़ लें।
एग्जांपल्स बताएं जी सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट की। इंसेंटिव, कंपनसेशन अरेंजमेंट। इंसेंटिव, ये इंसेंटिव्स, यही बोनस वगैरह, बोनस के जरिए आपको कंपनसेट कर देंगे। आप ये गलत काम कर दो, हम आपको बोनस के जरिए कंपनसेट कर देंगे और तरीके से। एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी, वी विल नॉट फायर यू, आपको नौकरी से निकालेंगे नहीं अगर आप ये हमारे से गलत काम कर देते हो, आपको नौकरी से निकालेंगे नहीं। कमर्शियल प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड पीपल अदर देन एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर के अलावा कोई बाहर के लोग होते हैं, वो भी कई दफ़ा आपके ऊपर जो है वो कमर्शियल प्रेशर जो है वो डाल देते हैं, तो जिस वजह से आपको सेल्फ इंटरेस्ट आ जाता है। अब अजीब सी मिसाल देने लगा हूँ, यानी ससुराल वालों ने इतना प्रेशराइज किया हुआ है कि अगर एसी ना लगा और गाड़ी नई ना खरीदी तो हम अपनी बेटी को लेके चल, तो प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड पीपल अदर देन एम्प्लॉयर। तो इस तरह ज़िंदगी के किसी मोड़ पे कई लोग ऐसे होते हैं जो आपको इतना ज़्यादा घर में रहते हुए या घर से बाहर रहते हुए इतना तंग कर रहे होते हैं कि उनकी वजह से आप ये काम फिर कर जाते हैं, फिर आपके पास कोई हल कहते हैं नज़र नहीं आ रहा मुझे। तो कमर्शियल प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड पीपल अदर देन एम्प्लॉयर, या ऐसा भी हो सकता है कोई कस्टमर या कोई सप्लायर हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, वो भी हमारे पे प्रेशर डाल रहा हो कि यार आप जो है वो ये काम करो वरना ये मसला हो जाएगा। तो कोई बंदा भी अदर देन आवर एम्प्लॉयर अगर प्रेशर डाल दे तो भी हम सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट को फील कर सकते हैं। तो अपने एम्प्लॉयर का ही प्रेशर डालना जरूरी है या अदर देन एम्प्लॉयर भी कोई प्रेशर डाल सकता है? सम मोर एग्जांपल्स, किताबें नई है ना, हाँ नई किताबों में ये एग्जांपल्स दी हुई हैं। सम मोर एग्जांपल्स, आपको गिफ्ट दे दे या स्पेशल ट्रीटमेंट दे दे, मुख्तलिफ जगहों पे आए बैठे ये लीजिए वो लीजिए, तो जगह जगह आपको आगे आगे रखा जा रहा हो मीटिंग में। अब कोई मीटिंग चल रही है, भाई आप तो आ जाना कमरे में, बाकी जरा वेट करें, तो इस तरह की ट्रीटमेंट आपको जगह जगह दी जा रही हो। आपको लोन दे दे एम्प्लॉयर, या आप लोन बैंक से लें और एम्प्लॉयर गारंटी दे दे, गारंटी फॉर लोन ऑब्टेन्ड बाय एम्प्लॉय फ्रॉम बैंक एंड गिविंग पर्सनल एक्सेस टू एम्प्लॉय फॉर कॉर्पोरेट एसेट्स। क्या मतलब? ये दफ्तर की गाड़ी है और आपको पता है ये सीएफओ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप ये वीकेंड आ रहा है, सीएफओ से हम बात कर लेंगे, आप अपने घर वालों को मरी की सैर करा के इस पे आ जाना। तो गिविंग पर्सनल एक्सेस टू एम्प्लॉय ऑफ कॉर्पोरेट एसेट्स, ये प्रिंटर आप सैटरडे को शाम को ले जाया करो, संडे को मंडे को सुबह वापस ले आया करो ऑफिस, ये प्रिंटर आप घर ले जाया करो, हमारे दफ्तर के, लेकिन हम आपको एक्सेस दे देंगे इन चीज़ों की। तो सीएफओ के कमरे के साथ जिम बना हुआ है, तो उस जिम में आप भी जो है वो जिमियाँ कर लिया करो, जिम यूज़ कर लिया करो। अच्छा जी जी, हाँ हो सकता है। फिर उसके ऊपर कंपेटिटर कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का डेटा दो और उस प्रेशर के साथ वो आपको कुछ बेनिफिट भी दे रहा है बदले में, तो आ सकता है ये। सेल्फ रिव्यू थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, भाई अब आप इन्हें सब्जी काटी, आप इन्हें, क्योंकि आपको पता है कई दफा कुकिंग में कटिंग का भी बड़ा रोल होता है और फिर मसाले सिलेक्शन का भी बड़ा रोल होता है कि कितना क्या मसाला डालना है। आप इन्हें सब्जी काटी, आप इन्हें छीली, आप इन्हें काटी, आप इन्हें जो है वो उसके स्पेशल कट बनाए, आप इन्हें जो है वो मसाला स्पेसिफिक डाला और स्पेसिफिक क्वांटिटी में डाला, और उसके बाद आप इन्हें सालन बनाया। बाद में कोई कह रहे यार ये सालन कैसा बनाया है, आप कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथों का तो अस्तगफिरुल्लाह, तो आप कहेंगे मेरे हाथों का तो बस सालन आपको पता है मेरे से भी नहीं खाया जाता, नहीं नहीं नहीं, आप कहेंगे मेरे हाथों का। सेल्फ रिव्यू, सेल्फ रिव्यू थ्रेट का मतलब यह है कि आपको ये कह दिया जाए कि आप अपना आई कैप का पेपर खुद ही चेक कर लो, तो ये सेल्फ रिव्यू थ्रेट है, अपने ही काम को आप रिव्यू करने लगे हैं, तो इसमें तो गलती फिर आप नहीं निकालेंगे। सेल्फ रिव्यू, तो अकाउंटेंट जो जर्नल एंट्रीज कर चुका है, उन जर्नल एंट्रीज से P&L और बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट किया गया है, उन जर्नल एंट्रीज की वजह से P&L और बैलेंस शीट, अब उस P&L और बैलेंस शीट में आपको कहा जा रहा है कोई गलती निकालो,
आप कहोगे यार मैंने तो सी जनरेट किए हैं, इससे कैसे हो सकता है पी एंड बैलेंस शीट गलत बने। और सिमिलरली आपने एक बंदे की हायरिंग की है, आपने एक बंदे की हायरिंग की है और हायरिंग करके आपने ही उसको इंटरव्यू में चुना है। बाद में डायरेक्टर्स ने पूछा वो बंदा कैसा जा रहा है, आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इंटरव्यू किया था सर, आपको पता है 10 बंदों में से मैंने उसको चुना है और आपको पता है कि वो बंदा फारग है और फारग निकला, लेकिन आप फिर भी थ्रेट होगा एक आपके दिल में, एक खतरा होगा, आप अपनी सिलेक्शन को कैसे नापसंद करेंगे। चलें आगे, सेल्फ रिव्यू थ्रेट। इट इज अ थ्रेट, ये एक थ्रेट है दैट, इसलिए कहते हैं अम्मी अब्बू की मर्जी की शादी होनी चाहिए। पसंद की शादी में फिर लोग बाद में चलता नहीं काम, फिर गलती भी नहीं निकाल पा रहे होते। इट इज अ थ्रेट डेटा, अजीब मिसाल, इट इज अ थ्रेट डेटा सीए विल नॉट अप्रोप्रिएटली इवेल्युएट द रिजल्ट्स ऑफ प्रीवियस जजमेंट्स। ये एक थ्रेट है कि सीए विल नॉट इवेल्युएट द रिजल्ट ऑफ अ प्रीवियस जजमेंट। तू खुद ही तो पसंद करके लाया था इस बंदे को नौकरी पर रखने के लिए, 10 बंदों में से तूने ही तो इंटरव्यू करके इसको चुना था, तो प्रीवियस जजमेंट तुम्हारी ही तो थी। इट इज अ थ्रेट दैट सीए विल नॉट इवेल्युएट द रिजल्ट ऑफ प्रीवियस जजमेंट। जजमेंट प्रीवियसली की है, नतीजे आज भुगतने पड़ रहे हैं। पसंद करके तू लाया इसको जो है नौकरी पर रखने के लिए और नतीजा अब हमें ऑर्गेनाइजेशन में भुगतना पड़ा है। तो इट इज अ थ्रेट दैट सीए विल नॉट अप्रोप्रिएटली इवेल्युएट द रिजल्ट ऑफ अ प्रीवियस जजमेंट मेड बाय हिम और बाय अनदर इंडिविजुअल इन ऑर्गेनाइजेशन। वो फिर उसका कोई रिश्तेदार वगैरह भी हो सकता है कि वो उसके रिश्तेदार ने किसी को चुना और फिर एम्प्लॉयर ने कहा यार ऑन विच द अकाउंटेंट विल रिलाई। इस बात का क्या मतलब है अकाउंटेंट विल रिलाई, ये जरा आगे देखें। मिसाल के तौर पे इफ एन अकाउंटेंट इज इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, पहले क्या कर रहा है वो मेंटेन कर रहा है। he will be unwilling to find fault within the financial statements derived from those records, क्योंकि मेंटेन भी पहले आपने किए हैं रिकॉर्ड्स और मेंटेन करने के बाद उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिकॉर्ड्स क्या होंगे, मिसाल के तौर पे जर्नल एंट्रीज, लेजर और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होंगी, पी एंड एल, बैलेंस शीट। तो पहले आप मेंटेन कर रहे हैं ये रिकॉर्ड्स और मेंटेन करने के बाद उसमें से डिराइव कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब आप न्यूट्रल नहीं रह सकेंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल जो यहां वायलेट हो रहे हैं न्यूट्रलिटी, आप न्यूट्रल नहीं रह सकेंगे, आप गलत काम कर जाएंगे। नेक्स्ट, द बिजनेस डिसीजंस आर रिव्यूड बाय सेम सीए रिस्पांसिबल फॉर मेकिंग दोज डिसीजंस। आपने ज़बरदस्ती लड़के घर में जो है वो बकरा बनाया, अब वो बकरा बनाते हुए आपसे गोश्त नहीं गला, तो अब आप ऑब्वियसली कहेंगे कि नहीं यार ये तो गल गया, अल्लाह का शुक्र है, दांत सही होने चाहिए, आपके दांतों में मसला है। तो दूसरे बुलेट की एग्जांपल, यू selected a person, you selected a junior through interview, आपने खुद ही इंटरव्यू करके, पता नहीं इंटरव्यू की क्या स्पेलिंग है, यू selected a junior through interview and now you will not क्या होना चाहिए, उसकी गलतियों को आप गलती नहीं मानेंगे। नाउ यू विल बी अनविलिंग टू फाइंड फॉल्ट्स इन हिज टास्क। अब आप उसके टास्क में गलतियां निकालने से रिलक्टेंट होंगे। पहले आपने ही उसको इंटरव्यू करके रखा है, पढ़ें, द बिजनेस डिसीजंस आर रिव्यूड बाय द
same CA responsible for making those decisions. आपको उन्हीं डिसीजंस को रिव्यू करने को कहा जा रहा है जो आपने खुद ही लिए थे। आपसे पूछा गया कि भाई आपके कहने के ऊपर हमने लाहौर में नया दफ्तर खोल लिया था, बताओ वो कैसा चल रहा है। आपने कहा उसके बाद तो ऐसे जबरदस्त हमारी धूम मची है पूरी दुनिया के अंदर, आपकी क्या सोच है। तो आपके डिसीजंस को आप ही को इवेल्युएट करने को कहा जा रहा है। जज्बात में आके किसी ने 5 पेपर उठा लिया, अब घर वाले कह रहे हैं तूने ही फैसला किया था, तूने डिसीजन लिया है। नहीं, इस भाई के अपने अजीब किया है, देखें सबके साथ ही ये हुआ है, ये मेरा कसूर नहीं है कि मैंने 5 पेपर उठाए थे। तो इट इज सेल्फ रिव्यू थ्रेट। अपने ही काम को रिव्यू करने को अगर कोई कहे, अपने ही डिसीजन को रिव्यू करने को कहे, तो आप उसमें गलती नहीं निकालेंगे। ओके, एडवोकेसी थ्रेट। एडवोकेसी थ्रेट ये है कि आप अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर रहे हो, तो इसकी इजाज़त है, कोई मसला नहीं है। मिसाल के तौर पे लड़ाई होगी, आप अपने दोस्त को ही सपोर्ट कर रहे हो, इसकी इजाज़त है, कोई मसला नहीं है। लड़ाई हो गई हो मोहल्ले में, आप अपने ही घर वालों को, अपने ही भाई को सपोर्ट कर रहे हो, इसकी इजाज़त है, जब तक कि आप झूठ ना बोलें। अगर आपका भाई सही है तो फिर तो कोई मसला नहीं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की एडवोकेसी करें। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नौकरी कर रहे हैं तो उसको जगह जगह डिफेंड करें अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, लेकिन सिर्फ कब तक, जब तक आपको लगे कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन भी सच बोल रही है। अगर आपको लगे मेरी ऑर्गेनाइजेशन झूठ बोल रही है और फिर मैं उसको बिला वजह डिफेंड कर रहा हूं, तो डेट इज नॉट अप्रोप्रिएट। अ सीए इन अ बिजनेस, सीए इन अ बिजनेस का क्या मतलब है? हाँ, वो नौकरी कर रहा है पीटीसीएल में। अ सीए इन अ बिजनेस, जिसको हम कहते थे सीए इन एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन, अ सीए इन अ बिजनेस। बस थोड़ा सब सब्र कर लें, बस ये यहां तक ही हम पढ़ेंगे। A CA in a business may often need to promote the organization position. आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन तो जगह जगह प्रमोट करनी पड़ सकती है। किसी कोर्ट में जाना पड़ सकता है, कहीं एससीसीपी जाना पड़ सकता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन प्रमोट करने के लिए, बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। एडवोकेसी थ्रेट इज अ थ्रेट दैट सीए विल प्रोमोट द, क्लाइंट तो छोड़ें, क्लाइंट वाला तो हमारे स्कोप में नहीं है, that CA will promote employing organization position to the point that accountants neutrality is, अगर आपकी न्यूट्रलिटी कंप्रोमाइज हो रही है और आप न्यूट्रल रह के नहीं है तो फिर बात मुनासिब नहीं। अब थ्रेट क्या है, पढ़ें जरा। एडवोकेसी थ्रेट इज अ थ्रेट दैट सीए विल प्रोमोट आवर ऑर्गेनाइजेशन पोजीशन टू सच अ पॉइंट, जहां तक जाके वो बेचारा जो है प्रमोट करने लग गया है कि आप न्यूट्रल नहीं रह पा रहे। ये तो फिर गलत है। फॉर एग्जाम्पल, अ सीए फॉर डिफेंस इंफॉर्मेशन टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन एज लॉन्ग एज इंफॉर्मेशन इज नीदर फॉल्स नॉर मिसलीडिंग। फिर आएगा थ्रेट या नहीं आएगा? डेट वुड नॉट क्रिएट अ थ्रेट। जब तक आप सच बोलें और सपोर्ट करें लोगों को, वो सही है। जब आप झूठ बोल के सपोर्ट करने लग जाएं, तो बस छोटी सी बात लिख लें, झूठ बोल के सपोर्ट नहीं करना, झूठ बोल के एडवोकेसी नहीं करनी। ओके, फेमिलियरिटी थ्रेट जो जान पहचान की वजह से होता है, यानी अब सर ने कह दिया कि ये कोई तरीका नहीं कि बैग रख के अपने चले जाएं, बस जो आएगा वो बैठेगा सीट पे। तो अब आपके साथ वाला है, पिछले पीपीआरसी से आपके साथ है, एफएससी से आपके साथ है, और वो बैग रख के गया। अब आप बहाने बहाने से दूसरे को कह रहे होंगे नहीं नहीं यार वो तो पानी पीने गया यार, उसको तो बाथरूम जाना पड़ गया यार, उसको तो ये है, तो दैट इज फेमिलियरिटी। तो फेमिलियरिटी थ्रेट ये है जो जान पहचान की वजह से हो। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा अरसा जॉब करने लग जाएं तो ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट जगहों पे आपकी अच्छी सलामदुआ हो जाती है, जिसकी वजह से फेमिलियरिटी थ्रेट इन्वॉल्व हो जाता है। द थ्रेट ड्यू टू अ लॉन्ग और
क्लोज रिलेशन विद अ क्लाइंट, किसी क्लाइंट से भी आपका लॉन्ग रिलेशन हो सकता है, जो आप कस्टमर आपके पास आके चीजें खरीदते हैं, और एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन, ये एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन में रहते रहते भी उसके सीएफओ से आपका लॉन्ग रिलेशन हो सकता है। अ सीए विल बी टू सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक होने में मसला नहीं है, मसला किसमें है, टू सिंपैथेटिक, बहुत ज्यादा सिंपैथीज आप दिखाने लग जाएं अगले को, टू देयर इंटरेस्ट्स, उनके फायदे की चीजें, और टू एक्सेप्टिंग ऑफ देयर वर्क, या उनका इतनी बात मानने लग जाएं कि हद से ज्यादा आगे निकल जाएं, जो वो कहीं आंखें बंद करके आप मानने लग जाएं। तो इट मींस के देयर इज अ examples of circumstances that may create familiarity threat includes long association with the business contacts influencing business decisions, मिसाल के तौर पे आप कस्टमर्स को अनड्यू डिस्काउंट दे रहे हो ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी से हटके, तो दिस इज अ लॉन्ग एसोसिएशन विद बिजनेस कॉन्टैक्ट इन्फ्लुएंसिंग द बिजनेस डिसीजंस। एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट उधर भी था इधर भी है, कोई मसला नहीं, गिफ्ट लेने से सेल्फ इंटरेस्ट भी आता है और गिफ्ट लेने से फेमिलियरिटी भी बढ़ती है। एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट और प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, जाहिर बात है गिफ्ट लेते हैं तो आपकी जात का इंटरेस्ट भी होता है और गिफ्ट लेने से अगले से फेमिलियरिटी भी बढ़ती है। तो एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट और प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट अनलेस द वैल्यू इज क्लियरली, हाँ अगर कोई छोटी मोटी चीज है, कोई क्लेयर्स पकड़ा दी उसने, कोई और टॉफी पकड़ा दी आपको, तो उसकी खैर है, कहता है कि बड़े बड़े गिफ्ट जब एम्प्लॉयर आपको दे रहा हो या कस्टमर्स आपको दे रहे हो तो वो फिर मुनासिब नहीं है, इससे फेमिलियरिटी ही बढ़ेगी और कुछ नहीं होगा। A CA is in a position to influence financial or non-financial reporting to support an immediate or close family member. इसकी मिसाल लिखें, सीए का बेटा उसी कंपनी में काम कर रहा है, तो सीए अपने बॉस के सामने बेटे की तारीफ ही करेगा। सीए का बेटा उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, तो सीए बॉस के सामने उसकी तारीफ ही करेगा। A CA is in a position to influence financial reporting or non-financial reporting. Financial reporting means के CA अपने बेटे की सैलरी बढ़वा दे, नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मींस के सीए अपने बेटे को अच्छे शहर में पोस्टिंग करवा दे। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग टू इमीडिएट और क्लोज फैमिली मेंबर। इंटिमिडिएशन थ्रेट तो बस बॉस का खौफ है आपके दिल में, क्योंकि वो बड़ा डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी वाला है। इट इज अ थ्रेट दैट, जैसे कई दफा कई मौकों पे जिंदगी में होता है, आप कहते हैं अब हम कर क्या सकते हैं, अगले के सामने बोलने का तो कोई फायदा नहीं, तो ये वाली बात है इंटिमिडिएशन थ्रेट। इट इज अ थ्रेट दैट, उसमें उसने बॉस ने कुछ नहीं कहा कि मैं आपको बोनस दूंगा, ये दूंगा, कोई आपने उसने आपको कुछ नहीं कहा, बस उसका कह देना ही काफी है कि ये कर दो, आपको डर है दिल में कि यार कर देंगे। इट इज अ थ्रेट दैट सीए विल बी डेटर्ड। डेटर्ड क्या होता है? विल बी स्टॉप्ड, रुक जाएगा, न्यूट्रल नहीं रहेगा, स्टॉप्ड फ्रॉम एक्टिंग न्यूट्रल, न्यूट्रल रहने से रुक जाएगा बिकॉज ऑफ प्रेशर्स, क्योंकि उसका बॉस उस पर क्या डाल रहा है, इंक्लूडिंग अटेम्प्ट्स टू एक्सरसाइज अनड्यू इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा बल्कि अनड्यू इन्फ्लुएंस कर रहा है, बार बार आपको डिस्टर्ब कर रहा है ओवर द अकाउंटेंट। फॉर एग्जांपल, ही encounters an aggressive and dominating individual at his employer, अपने एम्प्लॉयर पे एक डोमिनेटिंग इंडिविजुअल उसको मिल गया। क्लाइंट वाली बात तो ऑडिट के लिए है। एग्जांपल्स दैट मे क्रिएट सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट इंक्लूड क्रिएट इंटिमिडेशन थ्रेट इंक्लूड थ्रेट ऑफ डिसमिसल, हर वक्त ही बॉस डराता रहता है, तूने ये क्या नौकरी से निकाल दूंगा, ये कर दूंगा, ऑन डिसएग्रीमेंट, क्योंकि आप डिसएग्री करते हैं उससे,
किस बात पे डिसएग्री करते हैं? अप्लाइंग एन अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग पॉलिसी लगाने से आप डिसएग्री कर रहे हैं। वो कहते हैं बोरिंग कॉस्ट को एक्सपेंस में डालो फॉर क्वालिफाइंग एसेट। आपने कहा ये तो बिल्कुल गलत पॉलिसी है, ये बिल्कुल गलत पॉलिसी है। वो कहते हैं बायोलॉजिकल एसेट को फेयर वैल्यू पे रखो, कॉस्ट टू सेल माइनस ना करो। आप कहेंगे ये तो बिल्कुल गलत पॉलिसी है। अप्लाइंग एन अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग पॉलिसी आपको गलत लगाने को कह रहा है। कहते लोगों को क्या पता चल रहा है, बस छोड़ो परे, लिख देना कॉस्ट टू सेल भी माइनस की हुई है, करना मत। द वे इन विच इंफॉर्मेशन इज टू बी रिपोर्टेड, द वे इन विच इंफॉर्मेशन इज रिपोर्टेड, तो आपको बताया था कि लोन रिसीवेबल है 10 मिलियन का और लोन पेएबल है 12 मिलियन का। तो बॉस कह रहे हैं शो इट, इसको शो करें एज, बोलें लोन पेएबल 2। बस इसको शो कर दो कि लोन पेएबल है 2 मिलियन का, ताकि लोगों को पता ही ना चले कि हमने लोन लिया भी हुआ है, बस यही लगे कि लोन वापस करना है। हालांकि लोन तो 12 मिलियन वापस करना है, 2 मिलियन वापस नहीं करना। तो प्रेजेंटेशन आपसे गलत करवाना चाह रहे हैं। द वे इन विच फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज रिपोर्टेड। Boss is saying show it as follows. चलें जी, किसमें? हाँ कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो वहां पे वैसे आता है जहां फ्री विल हो, यहाँ फ्री विल तो नहीं है, यहाँ तो a dominating personality influencing the decision of CA, a dominating boss influencing the decision of CA. अच्छा भाई, अब जरा एक बड़ा बेसिक थीम समझ लें और फिर हम इसके पास पेपर जरा करने शुरू करने लगे हैं। ये थ्रेड्स भी ना नीचे अगर कहीं आप जाएं तो किताब में ज़रा इस तरह भी दिए हुए हैं ताकि हर एस्पेक्ट कवर हो जाए डेफिनेशन का। करना चाहते हैं तो इधर से कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है, इसको छोड़ें। बहरहाल आप अभी तशरीफ़ लाएं। पेज नंबर 601 पे सिनेरियो 1 वाले सवाल आज हम करेंगे। पास्ट पेपर 1, 3, 4, 5, 7 में से कोई 1-2 सवाल कर लेंगे। सिनेरियो 1 वाले सवाल हमारे ये हैं कि बॉस और एम्प्लॉय दोनों सीए हैं और बॉस एम्प्लॉय को गलत काम करने को कह रहे, तो सवाल 3 आते हैं। बॉस कैसे फंडामेंटल प्रिंसिपल वायलेट करें, बुक किधर है आपकी, ऊपर रखो। एम्प्लॉय क्या थ्रेट फेस कर रहे हैं और एम्प्लॉय उनसे बचे कैसे। तो सवाल बेसिकली 3 आते हैं। बॉस कैसे फंडामेंटल प्रिंसिपल वायलेट कर रहे हैं और एम्प्लॉय को इसकी वजह से क्या खतरा लाहक है। और तीसरा सवाल आता है एम्प्लॉयज से कैसे बचे। मिसाल के तौर पे बॉस एम्प्लॉय को कहते हैं रॉन्ग जनरल एंट्रीज करो, रॉन्ग एडजस्टमेंट्स करो, बुक एडजस्टमेंट्स करो टू अचीव अ डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव, जैसे बैंक लोन लेने हैं, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग करवानी है, या रॉन्ग पेमेंट्स करो, रिश्वत वगैरह दो, प्रिपेयर अ रिपोर्ट नोट इंफॉर्मेशन डेट इज मिसलीडिंग। तो बॉस एम्प्लॉय को गलत काम करने को कह रहे हैं। सेड बॉस एम्प्लॉय को गलत काम करने को कह रहे हैं। ऐसी सूरत में हार्ड एंड फास्ट रूल है जो पूरी दुनिया में चलता है। आपने बस 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल डिस्कस करके आने हैं पेपर में कि बॉस में इंटेग्रिटी नहीं है, गलत काम करने को कह रहे हैं। बॉस न्यूट्रल नहीं है, अगर न्यूट्रल होता तो वो गलत काम करने को ना कहता। और बॉस में ये नहीं कहना कि प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस नहीं है,
हो सकता है उसे स्टैंडर्ड पूरे आते हों, वो ऐसी हरकत करने को कह रहे हैं जिससे प्रोफेशन के नाम पर आंच आ रही है। तो इफ बॉस इज सेइंग दीज थिंग्स टू एम्प्लॉय, बॉस इज नॉट शोइंग इंटेग्रिटी, बॉस इज नॉट शोइंग न्यूट्रलिटी, एंड बॉस इज नॉट शोइंग प्रोफेशनल, एंड चाहे बॉस डोमिनेटिंग है या नहीं, पेपर में यह जरूरी नहीं होगा कि बॉस डोमिनेटिंग होगा तो इंटिमिडेशन थ्रेट फेस करे एम्प्लॉय। चाहे बॉस डोमिनेटिंग है या नहीं, हमेशा आपने लिख के आना है कि जब बॉस ने एम्प्लॉय को गलत काम करने को कह दिया तो बॉस का बॉस होना ही इंटिमिडेशन थ्रेट बाय डिफॉल्ट लगा दिया करेगा। तो अब बताएं एम्प्लॉय कौन सा थ्रेट फेस कर रहे हैं, और साथ साथ अगर बॉस ने कोई इंसेंटिव भी दे दिया है कि तुम्हें बोनस दे दूंगा, इतना कमीशन दे दूंगा, इतने पैसे दे दूंगा, तुम्हें लोन दे दूंगा, तो फिर आपने क्या डिस्कस करके आने साथ सेल्फ इंटरेस्टेड। So if boss is saying to employee to do these wrong things, then boss is violating these fundamental principle and employee is facing this threat. लेकिन अगर साथ साथ बॉस ये भी कह दे कि इस पे बोनस भी दूंगा तुम्हें, तो फिर एक और थ्रेट लिख के आने, सेल्फ इंटरेस्टेड। निकालें जी पास्ट पे। वो आई नो IAS 12 का सवाल शुरू किया हुआ है, अब इंशाल्लाह कल उसको रिज्यूम करेंगे, इसको अब खत्म कर दें एक दफा। चलें जी, इस सवाल को अब एक दफा तसल्ली से पढ़ लें। अच्छा भाई, अब इसको लिख के कैसे आना है ये देख ले और लिखना शुरू करें। पहले मैं पढ़ लूँ सवाल। आतिफ इज चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड हैज़ बीन वर्किंग एज मैनेजर अकाउंट्स। कुछ लोग सुस्ती करते हैं लिखने में, आई कैप पे फिर 8-10 नंबर का सवाल डालने लग गया अब इसमें से। आतिफ इज चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड हैज़ बीन वर्किंग एज मैनेजर अकाउंट्स इन एन अनलिस्टेड कंपनी MNZ while preparing the financial statements for the year ended CFO। तो बॉस कौन है
और एम्प्लॉय कौन है? मैनेजर अकाउंट्स। सीएफओ भी सीए है और मैनेजर अकाउंट्स भी सीए। इन्फॉर्म्ड आतिफ के डायरेक्टर्स चाह रहे हैं कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कराएं। कॉन्सिक्वेंटली सीएफओ वांट्स टू शो हायर प्रॉफिट्स। अच्छा, इस तरह तो नहीं होता दुनिया में ना कि मैं चाहता हूं हायर प्रॉफिट शो करें। आपके बस में तो नहीं है हायर प्रॉफिट शो करना, आपने तो स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं, जो प्रॉफिट निकलेगा वही आपका प्रॉफिट है। ये तो नहीं होता कि आई वांट टू शो हायर प्रॉफिट्स तो हायर प्रॉफिट्स आ जाए। आई वांट टू शो हायर प्रॉफिट्स एंड हैज आस्क्ड आतिफ। बस आस्क्ड आतिफ का मतलब हो जाया करेगा इंटिमिडिएशन थ्रेट, बस बड़े का कह देना ही काफी है, उसका खौफ दिल में आ जाएगा। एंड हैज आस्क्ड आतिफ टू आइडेंटिफाई द एरियाज वेयर एंट्रीज कैन बी मेड। ऐसे एरियाज ढूंढो जहां एंट्रीज को हो सके। कौन सी एंट्रीज हो सके? टू शो हायर प्रॉफिट्स, यानी ऐसी एंट्रीज ढूंढो कि आप प्रॉफिट्स को क्या करो? इंक्रीज करो। ही हैज आल्सो इन्फॉर्म्ड दैट अगर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग हो गई तो मैनेजेरियल स्टाफ, ये भी तो मैनेजर है, तो मैनेजेरियल स्टाफ को क्या दिया जाएगा? बोनस दिया जाएगा। ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ बॉस इज इन ब्रीच ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। Also state the threats that Atif will face under the above circumstances and how he should respond. बॉस कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल वायलेट कर रहे हैं? पहला सवाल ये है, ये जो नीचे आ रहे हैं सारे। एम्प्लॉय कौन से थ्रेट फेस कर रहे हैं? और हाउ ही शुड रिस्पॉन्स में तो हम पेज 597 ही लिखा करेंगे। ये रिस्पॉन्स के तरीके हैं, लेकिन इनको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखा करेंगे, इतने लंबे तो नहीं लिखेंगे। ये रिस्पॉन्स के तरीके हैं, पहले अपनी ऑर्गेनाइजेशन में डिस्कस कर लें, वरना फिर आई कैप और लॉयर और उस तरह चले जाएं, वरना रिजाइन कर दें। तो ये रिस्पॉन्स के तरीके हैं। रिस्पॉन्स के तरीके तो पक्के हैं हमेशा पेज नंबर 597 पर, हाउ ही शुड रिस्पॉन्ड। चलें जी, अब रजिस्टर निकाल लें, लिखना शुरू करें। पहली लाइन लिखें, सीएफओ इज इन द ब्रीच ऑफ फॉलोइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। नहीं, लिखवा दिए हुए हैं, पहला पार्ट हो गया है। चलें इसको मैं फिर रीड आउट कर देता हूं, फिर अगले सवाल के लिए सीएफओ वाले दोबारा लिख लेंगे। सीएफओ इज इन द ब्रीच ऑफ फॉलोइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। नंबर 1 बोलें, इंटेग्रिटी। इसमें लिखना कैसे है? कुछ बच्चे कह रहे हैं हमने पहले लिखा हुआ है, तो चलें ठीक है, आप लोग फिर सोल्यूशन से देख लीजिएगा, मुझे यहां से एक दफा रिवाइज करा लेने दें, क्योंकि ऐसे फिर रिदम नहीं बनेगा। तो आप लिखेंगे, एन अकाउंटेंट इज रिक्वायर्ड टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट इन ऑल प्रोफेशनल एंड बिजनेस रिलेशंस। इन दिस केस द सीएफओ इज नॉट शोइंग ऑनेस्टी and is not straightforward because he is asking Atif to identify the areas where book adjustments can be to show higher profits. So he is not showing integrity. एंड पे जरूर लिखाइएगा, therefore he is in breach of fundamental principle of integrity. उसके बाद न्यूट्रलिटी में एक दो लाइन कॉपी पेस्ट करनी है। Objectivity requires an accountant not to compromise on professional or business judgment because of bias, conflict of interest, or undue influence of others. In this case, the CFO is in breach of fundamental principle of objectivity. शुरू में भी लिख सकते हैं, conclusion में नहीं लिखना तो। He is in breach of fundamental principle of objectivity because he just want to show higher profits to देखिए 3 स्टेप है ना, पहले वो कह रहे गलत एंट्रीज करो, इससे क्या हासिल होगा, और उससे क्या हासिल होगा, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग। तो यहां पे ये आखिरी वाली बात जरूर करके आए कि द बॉस इज रिक्वेस्टिंग या आस्किंग आतिफ टू शो हायर प्रॉफिट जस्ट टू ऑब्टेन लिस्टिंग इन। तो ही इज नॉट न्यूट्रल, वो प्रॉफिट्स बढ़ाने में न्यूट्रल नहीं है। बैक एंड पे क्या वजह है उसके? लिस्टिंग।
अब आप किसी बस स्टैंड के ऊपर हैं, वहां पे बस चलने लगी है लेकिन 10-12 सीटें खाली हैं। अब सवारियां कह रही हैं चलो यार बस बहुत देर हो गई, लेकिन आपको पता है कि आपका बेटा पेपर दे रहा है और उसका पेपर 3-4 मिनट में खत्म होने वाला है और उसने भी जल्दी जल्दी आ जाना है। तो आप बार बार कह रहे हो कि नहीं यार सवारियां आने दो यार, सवारियां आने दो यार, अभी 10 मिनट, अभी अभी और वेट कर लो, 10 सीटें खाली हैं, इस तरह की बातें कर रहे हो। लेकिन जैसे ही आपका बेटा आएगा, चलो चलो यार ठीक है वो होगी, सवारियां काफी हैं अब। तो इट मीन्स कि आप एक प्रीसेट माइंड के साथ बैठे हुए हैं, आप कुछ और नहीं कर रहे, तो आप न्यूट्रल नहीं रह रहे, इसको कहते हैं न्यूट्रल ना रहना। ठीक है, ओके। अब आपको पता है कि बच्चा जो साथ है आपके सफर में उसको आइसक्रीम नहीं खिलानी, लेकिन आपका अपना दिल चाह रहा था कि नहीं 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 ले लो ले लो ले लो ले लो, तो आप न्यूट्रल नहीं रह रहे, बच्चे की फिक्र नहीं कर रहे, आप अपना। अच्छा, तीसरी चीज प्रोफेशनल बिहेवियर। प्रोफेशनल बिहेवियर में ना यहाँ ये वाली लाइन पहले एक दो लिख के कि एन अकाउंटेंट शैल कंप्लाई विद लॉज एंड अवॉइड एनी एक्शन विच डिसक्रेडिट द प्रोफेशन। उसके बाद बात वही लिखनी है, द CFO इज सेइंग आतिफ to make work adjustments to show higher profits, so he is doing an action which discredit the profession, so he is in breach of fundamental principle of professional behavior। अब लिखें, Atif is facing following potential threats। Atif is facing following potential threats। हाँ जी, बताना शुरू करें जी। नंबर 1, इंटीमिडिएशन थ्रेट। अब एक डेढ़ लाइन अब ICAP लिख रहा है, मजबूरी है, वो लिखना पड़ा करेगी, पहली वाली एक डेढ़ लाइन लिखें। इट इज अ थ्रेट दैट CA डेटर्ड मुश्किल लग रहा है तो दैट CA मे नॉट एक्ट ऑब्जेक्टिवली। डेटर्ड अगर मुश्किल लग रहा है, इट इज अ थ्रेट दैट CA मे नॉट एक्ट ऑब्जेक्टिवली बिकॉज ऑफ pressure over the accountant। यहां से देख लो ना, ऑब्जेक्टिवली बिकॉज ऑफ प्रेशर, बस आप आगे छोड़ें, ओवर द अकाउंटेंट। दोबारा, इट इज अ थ्रेट दैट CA मे नॉट एक्ट ऑब्जेक्टिवली बिकॉज ऑफ प्रेशर्स ओवर द अकाउंटेंट। इसके ऊपर प्रेशर है। प्रेशर क्या है कि जर्नल एंट्रीज करो प्रॉफिट साइज शो करने के लिए। अच्छा, अब लिखें प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ CFO। ये एक प्रेशर है असल में। अब सिनेरियो से लिंक करें, प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ CFO result in this threat। Preparing financial information as per instruction of CFO result in this threat। ओके, अच्छा इसमें ना कई दफ़ा ICAP बहुत ही वर्स लिख देता है। यहाँ तक बात ICAP ने अपने सॉल्यूशंस में लिखी हुई है इंटिमिडेशन थ्रेट में कि इट रिजल्ट्स इन इंटिमिडेशन, ये वाली आखिरी वाली लाइन के अलावा लिख सकता है, इट रिजल्ट्स इन इंटिमिडेशन थ्रेट बिकॉज रिफ्यूजल टू ओबे द इंस्ट्रक्शंस ऑफ बॉस मे क्रिएट अ थ्रेट ऑफ लूजिंग जॉब, यानी कि वो जॉब भी लूज कर सकता है। यहाँ तक ICAP वर्स लिख देता है।
तो इतना वर्स जाने की जरूरत नहीं है, बस नॉर्मल सी है जो हमने आखिर में लाइन लिखी है ये भी चलेगी। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट की हेडिंग दें। अच्छा, सेल्फ इंटरेस्ट कैसे आ गया इस सवाल में? बोनस लिखें। इट इज अ थ्रेट दैट फाइनेंशियल इंटरेस्ट विल inappropriately influence a CA's judgment or behavior. Influence a CA's judgment or behavior. अब लिखें इन दिस केस ही विल गेट अ बोनस। In this case, he will get a bonus. So, he will get a bonus. So, he faces self-interest threat. बता सकते हैं, कोई मसला नहीं, बता सकते हैं कि किस वजह से बोनस मिल रहा है। ओके अच्छा, अब ना ये आप ज़रा आप कंपेयर करें थोड़ा सा। ICAP अब इस पेज 597 को किस तरह समरी फॉर्म में दे रहा है। अब मैं आपके सामने पेज 597 खोलने लगा हूं, आप लोगों ने इस सवाल का सोल्यूशन खोलना है। सेफगार्ड्स की तरफ हम बात करने लगे हैं। अब बीइंग एन एम्प्लॉय में कैसे रिस्पॉन्ड करूं, ये तो नहीं मैं लिखा हूँ कि मैं रिजाइन कर दूंगा। अगर आपको थ्रेट सिग्निफिकेंट लगता है तो यू शुड कंसल्ट विद सुपीरियर्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ढूंढे जरा इस सफे पे, ढूंढे, मिल गए, मिल गए। डिस्कसिंग कंसर्न्स विद द CAs। आप लोग ना आए इस सफे पे, आप पेज 597 पे ना आए, आप उसी पे रहें। मिल गया? पेज 597 पूरा लिखना है या बस गिनी चुनी चीजें, और वो भी शॉर्ट फॉर्म में, इसने तो बहुत डिटेल दी हुई है। तो नंबर 1 बोलें, इफ थ्रेट इज, आतिफ शुड कंसल्ट विद द सुपीरियर्स विद इन द, इन ऑर्डर टू एलिमिनेट और रिड्यूस द थ्रेट। थ्रेट फिर भी रहेगा लेकिन उसे किस लेवल तक ले आओ? एक्सेप्टेबल लेवल तक। अच्छा जी, ये एक्सेप्टेबल लेवल और ये वाली बातें यहां नहीं लिखी हुई, ये वो जो आज मैंने पढ़ाई हैं ये वहां से उसने उठाई हैं। नेक्स्ट, अब ये सेफगार्ड एक ही दफा आपने याद करना है, हर सवाल में यही चल जाया करेंगे। Where it is not possible to reduce the threat, और एक्सेप्टेबल लेवल तक थ्रेट नहीं आ रहा, अब फिर आप शुरू हो जाएं। आप फिर अब सबसे पहले क्या करें? सबसे पहले बेहतर है आप इनकार करें कि इस इंफॉर्मेशन से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक लाइन आपने जरूर डाला करनी है, इनकार करें कि इस इंफॉर्मेशन से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो इनकार है, ये तो मुझे नहीं इधर मिल रहा है, नीचे कहां पे है? हाँ, एंड पे उसने डाला हुआ है, वेल डन। द अकाउंटेंट शेल रिफ्यूज टू रिमेन एसोसिएटेड विद द इंफॉर्मेशन, ये एंड पे उसने डाला हुआ है। तो सबसे पहले आप इनकार कर दें कि इस इंफॉर्मेशन से मेरा ताल्लुक। अगला काम क्या करें? शुड कंसिडर इन्फॉर्मिंग द डायरेक्टर्स। आप डायरेक्टर्स को इन्फॉर्म करना मुनासिब समझें। दोज चार्ज विद गवर्नेंस, इनको बताएं। सुपीरियर्स को तो बता दिया, सुपीरियर्स के बाद अगला स्टेप डायरेक्टर्स। पहले सुपीरियर्स को बताएं फिर डायरेक्टर्स को बताएं। तो बेसिकली इधर इस तरतीब से लिखना ज़्यादा बेहतर है कि पहले आप अपने बड़ों को बताएं, सुपीरियर्स को, इमीडिएट बॉस को, फिर उसके बाद आप इनकार करें कि मैं नहीं इस इंफॉर्मेशन को बना रहा, ये गलत एंट्रीज मैं नहीं कर सकता, फिर डायरेक्टर्स को भी जाके बता दें। और इसके साथ आप अपनी विसल ब्लोइंग पॉलिसीज देखें ऑर्गेनाइजेशन की, कि ऑर्गेनाइजेशन में कौन ऐसा बंदा है जो
ऑर्गेनाइजेशन की माँ हैं, जिसको बता देंगे तो शायद मसला हल हो जाए। कंसल्ट द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ऑफ कंपनी विद रिस्पेक्ट टू एथिक्स और विसल ब्लोइंग पॉलिसी टू एड्रेस द मैटर इंटरनली। अभी भी बात बाहर नहीं गई, क्योंकि अभी से सुपीरियर्स को पता है, डायरेक्टर्स को पता है, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन के किसी ऐसे बंदे को पता है जो विसल ब्लोइंग, शिकायतें लगाने पे मसले हल करता है। फिर भी मसला ना हो रहा हो हल, तो फिर आप यहां पे आ जाएं। प्रोफेशनल बॉडी, आईकैप से राब्ता करें, इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर से राब्ता करें, लॉयर से राब्ता करें, और इन्फॉर्मिंग द थर्ड पार्टीज। लेकिन इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी का ध्यान रखें, अगर थर्ड पार्टीज को बताना पड़े तो उनको बता दें। ये सारी उसने एक ही लाइन में लिख दिया सारी। और इन द एंड, आखिर में अगर फिर भी ना हो तो यू शुड रिजाइन। तो दीज आर द अवेलेबल सेफगार्ड्स। दूसरा पार्ट बनाओ।